न्यायपालिका पर सवर्णों का कब्जा आखिर कब होगा खत्म? कॉलेजियम कर रहा है बर्बाद। ग्रोक ने उठाए बड़े सवाल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल, लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ जिसे न्यायपालिका कहा जाता है। लेकिन न्यायपालिका भी इस तरीके से अपने निर्णय फैसले को सुनाना शुरू करता है जिसके चलते अब लोगों का भी समय के चलते न्यायपालिका पर धीरे धीरे विश्वास उठना शुरू हो चुका है। ऐसा क्या हुआ कि अब न्यायपालिका को लेकर भी लोगों की न्याय की जो उम्मीद है वो कम होना शुरू हो चुकी है? क्या इसके पीछे का कारण कॉलेजियम है? क्या कॉलेजियम के कारण ही न्याय के लिए लगातार जो न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाए जाते उसके बावजूद भी सही मायने में जिस तरीके से न्याय मिलना चाहिए वो मिलता हुआ नहीं दिखाई देता? लगातार ऐसी कई खबरें निकल कर आ रही है। इस मसले पर ग्रोक ने भी अपनी बड़ी ही मजबूत प्रतिक्रिया दी है। तमाम चीजों से आपको रूबरू करवाएंगे। शुरुआत है ये पहली खबर से जो आपको बताएगा, समझाएगा और इस बात को साबित कराएगा कि कॉलेजियम किस तरीके से देश के अंदर काम कर रहा है। न्यायपालिका में जो जजों की लगातार नियुक्ति हो रही है ये कितने ज्यादा फायदेमंद और कितनी ज्यादा नुकसानदायक है। सबसे पहले खबर आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि जातिगत गाली सार्वजनिक न दी गई तो कानूनी तौर पर अपराध नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह बयान है। ये पेपर की कटिंग है जो आपके साथ हम रूबरू कर रहे हैं और अमर उजाला की खबर ये छपी है जहां पर साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह बयान है कि जातिगत गाली सार्वजनिक तौर पर अगर नहीं दी गई तो उसे कानूनी तौर पर अपराध नहीं माना जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि एससी एसटी का जो अधिनियम है जो उसे तमाम पारदर्शिता के आधार पर जातिगत भेदभाव को करने से रोकता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है, उसे अब सुप्रीम कोर्ट ही शिथिल करने में लग चुका है। अमूमन तौर पर एससी एसटी के तमाम जो वारदातें एट्रोसिटी वाले होते हैं वो फाइलों में आने से पहले ही दफन कर दिए जाते हैं। कई फाइलों में आते हैं, डरा धमका कर उन्हें कमजोर कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक ऐसा बयान, अगर जातिगत गाली दी जाती है, वो गाली सार्वजनिक तौर पर नहीं दी गई तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। तो क्या इसके पीछे की ये वजह है कि कॉलेजियम सिस्टम लगातार अब न्यायपालिका पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है? इसके साथ साथ आपको वो प्रतिक्रिया साझा करेंगे जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। आपने देखा कि हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के जरिए जो बात कही गई, जो जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा इनके माध्यम से थी, जिन्होंने कहा है कि फैसले में स्तनों को अगर पकड़ना, पजामे का नारा तोड़ना और पुलिये के नीचे खींचने की कोशिश करना ये बलात्कार या बलात्कार का प्रयास करने का कोई आरोप निस पर नहीं लगाया जा सकता। ये बात उतनी पर्याप्त नहीं है। तो इस तरीके से जो बयान दिया गया है, जो इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जरिए राम मनोहर नारायण मिश्र ये कहते हैं कि अगर जो 13 साल 11 साल की जो बच्ची को लेकर बात कही गई है कि अगर उसके साथ रेप की कोशिश की गई है, इसके पीछे अगर ये कहा जा रहा है कि उसके स्तनों को पकड़ना, उसके नाड़े को तोड़ देना, अगर ऐसी चीजें होती है तो ये रेप की कोशिश नहीं है। इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना बयान जारी किया है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार तमाम जजों के जरिए इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करना जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ था। और हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में 15 करोड़ रुपए का कैश मिलता है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा, इनके घर पर 15 करोड़ का जो कैश मिला, आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? जब यशवंत वर्मा अपने घर पर मौजूद नहीं थे, उस दौरान उनके घर पर उनके परिवार मौजूद थे। उनके घर पर आग लगती है। तमाम आपातकालीन स्थितियों में बुलाया जाता है पुलिस कर्मियों को, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, और जब आग बुझाने के लिए पुलिस जब घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखा जाता है कि कई 15 करोड़ रुपए का कैश बरामद होता है और फिर जांच के बाद पता चलता है कि तकरीबन 15 करोड़ रुपए का कैश ये यशवंत वर्मा, दिल्ली हाईकोर्ट के जज, इनके घर पर मिलता है। और इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस मुताबिक संज्ञान लेना चाहिए था, संज्ञान इस तरीके से लिया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्रमोशन होकर दिल्ली भेजे गए थे, उन्हें पुनः
इलाहाबाद भेज दिया गया है। तो इस तरीके की सजा जज को सुनाई जाती है इस तरीके के वारदात को अंजाम देने के लिए, या फिर कहेंगे ऐसे न्याय को लेकर जस्टिस दिया जा रहा है, या फिर जज को लेकर इस तरीके का जो है कदम उठाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के नजरिए से। अब आप समझ पा रहे हैं कि अगर इस तरीके की चीजें 15 करोड़ रुपए का कैश अमूमन तौर पर साधारण किसी नौकरी पेशा व्यक्ति के घर पर लाखों की कैश अगर मिलती है तो उसे जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता है, लेकिन अगर दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर पर 15 करोड़ रुपए की कैश मिलती है उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट उनका सिर्फ तबादला करता है। इसके साथ साथ दूसरी और एक खबर इससे जुड़ी हुई दिखाई देती है, जो खबर 2017-2018 के बीच की है। जस्टिस कर्णन जो कि दलित समाज से आते हैं, और जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, जिस चिट्ठी में उन्होंने बताया कि 20 जजों की एक लिस्ट भेजी जिन जजों में भ्रष्टाचार के तमाम उन्होंने आरोप लगाए और जांच की मांग की थी। ऐसा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस तरीके से संज्ञान लिया, समझने की आवश्यकता है कि संज्ञान लेते हुए जस्टिस कर्णन को अवमानना के आधार पर नोटिस सबसे पहले जारी किया गया। उसके बाद 9 फरवरी को कलकत्ता के हाईकोर्ट में जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के अवमानना नोटिस जारी होने के बाद उन्होंने कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को खत भी लिखा, और तकरीबन उन्हें 6 महीने की जेल भी होती है, सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो जहां पर सवर्ण तबके से आने वाले जजों के घर पर 15 करोड़ रुपए की कैश मिलती है, उनका तबादला होता है, लेकिन दलित समाज से आने वाले व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं, अपने साथ में काम करने वाले तमाम जजों को लेकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, तो इस मसले पर उनको तकरीबन 6 महीने की जेल काटनी पड़ती है, जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता है। ये बात साबित करती है कि न्यायपालिका की पारदर्शिता कितनी ज्यादा ठीक है, कितनी ज्यादा गलत है। ये जो नतीजा है या फिर इस बात का जो जवाब है, ये आप ही बखूबी जान पा रहे हैं। तो तमाम चीजें हमने आपके बीच रखी है, और इसी मसले को लेकर जब हमने ग्रोक से सवाल पूछा, ग्रोक का क्या कुछ जवाब है, वो जवाब भी आपके साथ हम साझा करते हैं, रूबरू करते हैं। तो हमने पूछा है कि लोगों के जरिए सवाल किया गया है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया है कि नमस्ते, आपने कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पूछा है, तो चलिए इसे आसान भाषा में आपके साथ साझा करते हैं। यह सिस्टम भारत में जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होता है, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए। इसमें मौजूद जज ही नए जजों को चुनते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 सबसे सीनियर जज मिलकर एक कॉलेजियम बनाते हैं, और ये लोग तय करते हैं कि कौन जज बनेगा। सरकार को बस इनके सुझाए नामों पर ही मुहर लगानी पड़ती है, लेकिन असल पावर जजों के पास ही होता है। यह सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों से बना है, जिन्हें 3 जज केसेस कहते हैं। 1993 में आए एक बड़े फैसले ने इसे पक्का कर दिया है, और जजों की नियुक्ति में सरकार का ज्यादा दखल नहीं होगा, ताकि जुडिशरी की आजादी बनी रहे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि कई लोग इसे कहते हैं कि ये पारदर्शिता की इसमें कमी है, और बाहर वालों को पता ही नहीं चलता आखिर जज कैसे बनते हैं, और कई बार ये भी इल्जाम लगता है कि इसमें जातिगत भेदभाव होता है, क्योंकि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी को ज्यादा मौका नहीं मिलता। 2005 में सरकार ने एनजेएसी नेशनल जुडिशरी एम्प्लॉयमेंट्स कमीशन लाने की कोशिश की थी, जिसमें जजों के साथ साथ सरकार के भी लोग नियुक्ति में शामिल होते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि जुडिशरी की आजादी में दखल है। तो अभी भी पुराना कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। क्या आपके मन से इस सिस्टम में जुड़ा कोई और सवाल है? ये बात जिस तरीके से ग्रोक ने साझा किए हैं, उन तमाम खुलासे को बताया है कि कॉलेजियम सिस्टम कैसे काम करता है, कॉलेजियम सिस्टम पर अब कैसे सवाल निशान लगातार खड़े किए जा रहे हैं, और पारदर्शिता पे भी कहने के सवाल अब कॉलेजियम पर लगातार उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये बताता है कि जिस तरीके से तमाम बयान सुप्रीम कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ खास तौर पर हाई कोर्ट के जजों के जरिए जो बयानबाजी की जा रही है, इससे पता पड़ता है कि ये कॉलेजियम और सवर्णों का ये जो
प्रभाव है वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बढ़ता जा रहा है। ये कहने के रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन 100 जजों में से 70 से अधिक फीसदी जो जज है वो सवर्ण तबके से आते हैं। अगर ऐसा ये प्रभुत्व प्रभाव बना रहा तो न्यायपालिका पर बढ़ने वाले इस वर्चस्व को लेकर न्याय और न्याय के साथ साथ होने वाले अंदरूनी तौर पर अन्याय का खुलासा नहीं हो पाएगा, जिसके सबसे ज्यादा शिकार सबसे ज्यादा शिकार 90% इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा इस पर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसकी भागीदारी कोलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, जिसके कारण इस समाज पर होने वाले अन्य अत्याचार और उसको मिलने वाला न्याय में लगातार जो कहने के फर्क और जो अंतर दिखाई देता है, ये अंतर ऐसे ही बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस पूरे मसले को लेकर और लगातार कोलेजियम पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं इसको लेकर और ग्रोक ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, इन तमाम चीजों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।